हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। और इस बार हम EIM मेथोडोलॉजी का चौथा पार्ट लेकर आए हैं आपके पास। और इस मेथोडोलॉजी के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं दो मेथड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी मैट्रिक्स और नेटवर्क। इससे पहले हम लोगों ने दो मेथड की एनालिसिस की है, मतलब उसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करके आपको बताया है, जो कि एडहॉक और चेकलिस्ट मेथड है। मैट्रिक्स और नेटवर्क मेथड को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओवरले और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को शायद अगले वीडियो में या दोनों वीडियो को मैं सेपरेट बनाऊं, ये डिपेंड करता है कंटेंट कितना है उसका। मॉडलिंग जो होगा ये सेपरेट वीडियो बनेगा। ये एक तरीके का मैंने नया मेथड जो है ऐड किया है, यूज़ होता है अक्सर, लेकिन इसकी डिस्कशन आपको जल्दी मिलने वाली नहीं है कहीं। सो चलिए देखते हैं कि बाकी मेथड्स क्या हैं। एडहॉक और चेकलिस्ट के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए। दोनों मेथड में डिफरेंस है काफ़ी। एडहॉक प्रिमिटिव मेथड है, काफ़ी टेंटेटिव बेस पे काम करता है, इंस्टीट्यूशन पे बेस पे काम करता है, कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती, एक्सपर्ट जो होता है उसकी राय देता है। चेकलिस्ट मेथड जो होता है, चेक बनाया जाती है, लिस्टिंग की जाती है आपके इम्पैक्ट्स की, फिर उनको चेक, नॉन चेक और उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है। ये भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बताता नहीं है उस लेवल तक। अब आइए देखते हैं मैट्रिक्स और नेटवर्क मेथड क्या कहते हैं। देखो, मैट्रिक्स मेथड जो होता है ये आपको प्रोवाइड करता है कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। वो किस चीज़ का फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है जैसे कोई प्रोजेक्ट होगा, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी उस प्रोजेक्ट में, उनके डिफरेंट इंटरेक्शन को, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें एक ही एक्टिविटीज़ तो नहीं होगी, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी। एक्टिविटीज़ में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के प्रोडक्शन तक की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ की में सारी एक्टिविटीज़ में कोई एक एक्टिविटीज़ की बात नहीं, इन सारी एक्टिविटीज़ के आपस में इंटरेक्शन को ये बताता है। फिर उस इंटरेक्शन से होने वाला पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को जो होगा उसको ये एक्सप्लेन करता है। कोई प्रोजेक्ट हो गया, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ का आपस में क्या इंटरेक्शन है, प्लस उसके द्वारा होने वाला इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या है, यानी काज क्या होगा, क्या रिजल्टेंट मिलेगा, कितना इम्पैक्ट उससे होगा। और फिर क्या बताता है ये, a simple interaction matrix is formed when project action are listed on one axis। ये बताता है आपको। और क्या बता रहा है, ये एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये इस तरीके से इसको बनाया जाता है कॉलम के बेस पे। तो इसमें जो वर्टिकल एक्सिस होगा कि ये प्रोजेक्ट के सारे एक्शन यानी जो एक्टिविटीज़ जो आपने लिस्टेड की है उसको एक एक्सिस पे कर देगा, यानी आप वर्टिकल एक्सिस जो हो गई आपकी, उस पे सारे आपकी प्रोजेक्ट के एक्शन को आराम से आप उसको लिस्टिंग कर सकते हो। फिर उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बचेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को लिस्टिंग कर दोगे। तो इससे उन दोनों का जो जैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स निकलता है, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकलता है, आप कोरिलेशन के बारे में जानते होगा अगर, तो एक तरफ वो होता है एक तरफ वो, लेकिन उसमें दोनों एक ही तरफ पैरामीटर होते हैं, तो उनके बीच का जो कोरिलेशन होता है वो बताता है। मैट्रिक्स का फॉर्म वही होगा, सेम साइज़ वही होगा, मतलब शेप डिफरेंस कर सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसको लियोपोल्ड साहब ने 1971 में इसको बनाया था। इसको लियोपोल्ड मैट्रिक्स भी बोला जाता है। और इस शेप साइज़ क्यों डिफरेंस करता है? क्योंकि एक बार में ये 100 प्रोजेक्ट्स के एक्शन को लिस्टिंग कर सकता है और अबाउट 88 इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंडीशन को ये एक्सप्लेन कर सकता है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होंगे, और वर्टिकल एक्सिस पे 100 प्रोजेक्ट्स के एक्शन को ये कर सकता है। तो इसकी वजह से इसका ये चेंज हो सकता है शेप। तो मैट्रिक्स उसी तरीके से होगी, रो और कॉलम के बेसिस पे। जो आपका वर्टिकल एक्सिस होगा उस पे आपका प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स के एक्शंस होंगे, और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उस पे आपके इम्पैक्ट्स होंगे। गॉट माय पॉइंट? अच्छे से समझना। फिर मैट्रिक्स क्या बोलता है, डबल मैट्रिक्स इंटेंस टेबल परमिट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। ये एक इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है आपको, यानी एक इस्टेब्लिश प्रोवाइड करता है किसमें, कॉज और इफ़ेक्ट के बीच में, कि हाँ जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो आपका रीज़न हो गया, वो काज हो गया, उससे होने वाला जो इम्पैक्ट होगा, जो रिस्क होगा, वो हो गया, क्या होगा, वो इफ़ेक्ट होगा। फंक्शंस क्या होंगे, यानी फंक्शंस क्या होंगे इसके, वो होंगे फंक्शंस प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्ट,
स्कोपिंग का पार्ट हो गया ये, मैंने इसको बता दिया इसीलिए। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ इवैल्यूएशन एंड रिजल्ट। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव, बहुत सारी कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव हो सकते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट बताएगा ही आपको। प्रेजेंटेशन ऑफ इवैल्यूएशन रिजल्ट, उसके बारे में भी ये आपको एक्सप्लेन करेगा। इस तरीके से बनता है। आप इसमें आप वर्टिकल एक्सिस पे आप देख लो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये फिजिकल और सेकंड इकोनॉमिक्स मीडियम्स के बीच पर डिवाइस किया गया, फिजिकल मीडियम। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसकी वो होंगी आपकी एयर, लैंड, सॉइल, वाटर, फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, नॉइस, वाइब्रेशन, इस तरीके से बताया गया है। प्रोजेक्ट एक्शंस हैविंग द पोटेंशियल टू काज एन इम्पैक्ट, ये भी आपको बता दिया गया है यहाँ पे। फिर इसमें भी देखिए कलर कोडिंग यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो आप नंबरिंग और बाकी चीज़ों के बेस पे, अगर उसकी वेटनिंग के बेस पे, जैसा कि चेकलिस्ट में था, उसमें आप वेटिंग भी कर सकते थे, लेकिन इसमें भी आप वेट उसको दे सकते हो एक कि हाँ इसका ज़्यादा है। लेकिन कलर कोडिंग जो होती है सबसे बहुत ज़्यादा होती है। तो 3 कलर आपने चूज़ कर लिया। रेड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के लिए, फिर आपका जो ये लाइट ग्रीन कलर है ये मॉडरेट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के लिए, और वाइट जो है ये आपका इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के लिए हो गया। तो आप एक तरफ आपका हो गया डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स होंगे सारे, जो कि पोर्ट्स एंड हार्बर्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रैपिड ट्रांजिट हो गया, हाईवे हो गया, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन हो गई। फिर उसके बाद वैल्यूड इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स होंगे आपके। ये आपका जो बता रहा है कि आप पोर्ट्स एंड हार्बर्स से एयर क्वालिटी पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लैंड क्वालिटी पे आपका मॉडरेट है। फिर उसके बाद क्या है, रीसेटलमेंट पे आपका क्या है कि इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। एयरपोर्ट से क्या है कि सिस्मोलॉजी और जियोलॉजी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जब रनवे पे जाएगा उस पर तो काफ़ी इम्पैक्ट वाइब्रेशन होता है। तो नॉइस भी इम्पैक्ट इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, इसलिए आउटसाइड बनाया जाता है रेसिडेंशियल एरिया के। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि इस इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कितना है, इसमें आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरिक चीज़ों पे। रैपिड ट्रांजिट हो गया इसका। इसी तरीके से सारी चीज़ आप इजीली आइडेंटिफाई करो तो आप कहाँ का ध्यान जाएगा, आपका जहाँ रेड पॉइंट है उस पर जाएगा। आप पोटेंशियल इम्पैक्ट को तुरंत आइडेंटिफाई कर लो, हाँ इससे ये चीज़ होने वाला है। अगर आप हाईवे बना रहे हो तो हाईवे से सीज्मो क्या कहते हैं ग्राफी और जियोलॉजी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, नॉइज़ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और पब्लिक हेल्थ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लोगे। बाकी चीज़ों ये वाइट चीज़ों को तो एकदम छोड़ देंगे। थोड़ा बहुत जो होगा, अगर आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो वो मॉडरेट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पे आप उस पर फोकस कर सकते हो। लेकिन कंप्लीटली फोकस क्या होगा, पोटेंशियल इम्पैक्ट जो होगा इन्वायरमेंटल फिल्टर्स लगा करके। तो कलर कोडिंग इज़ अ बेस्ट सुटेबल विजुअलाइजेशन इन अ मैट्रिक्स। अब देखो यही इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या होगा, लिंक एक्शन टू इम्पैक्ट, एक्शन और ये क्या कहते हैं काज के बीच में ये लिंक प्रोवाइड कर देता है आपका। हाँ ये काज होगा, ये आपका इम्पैक्ट होगा इसका। गुड मेथड फॉर डिस्प्लेइंग ये रिजल्ट, सबसे अच्छा मेथड है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स, सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर अ डबल काउंटिंग ऑफ इम्पैक्ट, इट इज़ अ क्वालिटेटिव इन अ नेचर, डज नॉट रिफर टू द क्वान्टिटेटिव इम्पैक्ट। डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, डिफ़िकल्ट होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। सिग्निफिकेंट पोटेंशियल इफेक्ट फॉर अ डबल काउंटिंग ऑफ इम्पैक्ट हो जाता है, कभी कभी डबल काउंटिंग हो जाती है उसकी। इट इज़ अ क्वालिटेटिव इन नेचर एंड डज नॉट रिफर टू द क्वान्टिटेटिव इम्पैक्ट, ये इसके डिसएडवांटेज है। फिर आपका आता है नेटवर्क मेथड। तो इस मेथड क्या होता है, तो इस मेथड यूजेस द मैट्रिक्स अप्रोच एंड एक्सटेंडेड इट टू इंक्लूड बोथ द प्राइमरी एज वेल एज अ सेकेंडरी इम्पैक्ट, दोनों इम्पैक्ट को ये इंक्लूड करता है। इट इज़ सोन इन द फॉर्म ऑफ ट्री, कार्ड इम्पैक्ट ट्री, इसको इम्पैक्ट ट्री भी बोला जाता है। दिस डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड रेफरेंस एंड सीक्वेंस डायग्राम, ये भी जान लो, ट्री इम्पैक्ट ट्री बोला जाता है, रेफरेंस एंड सीक्वेंस डायग्राम भी बोला जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलॉन्ग विद द शॉर्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इज अ क्रूशियल एंड बेसिक स्टेप ऑफ मेकिंग एन इम्पैक्ट ट्री। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अलॉन्ग विद द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जितने भी सारे के इम्पैक्ट होंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे क्रूशियल इम्पैक्ट हो, वो जो भी बेसिक स्टेप होगा वो इम्पैक्ट ट्री के द्वारा इससे ईजिली में आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ईजिली तरीके से इसको बता देते हैं। तो इम्पैक्ट ट्री इज़ यूज टू आइडेंटिफाई काज इफेक्ट लिंकेज। ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स से थोड़ा एडवांस मेथड में हो जाता है ये।
द इम्पैक्ट ट्री इज़ अ विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंकेज, ये भी बताता है कि विजुअल डिस्क्रिप्शन लिंकेज की बताएगा। अब उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा लिंक है कैसा नहीं, ये आपको लिंक अपने आप बताता है, क्योंकि ये नेटवर्क फॉर्म में होता है तो आपको हर जगह का कौन सा चीज़ किससे लिंक है वो पूरा इसी तरीके से बताता चलता है। जिस तरीके से फ्लो डायग्राम होता है पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, चारों तरफ से एरो के द्वारा बताएंगे ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, इसका इम्पैक्ट इस पर ये है, इसका इम्पैक्ट इस पर ये है, इसका इम्पैक्ट इस पर ये है। तो उसी तरीके से नेटवर्क मेथड भी होता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट ट्री बोला जाता है, या सीक्वेंस डायग्राम या रेफरेंस डायग्राम। द डायग्राम बिलो शो द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। वो डायग्राम कौन सा है, वो ये है। सैल्मन पॉपुलेशन जो होगी फिश की, वो आप बता रही है फिशिंग करोगे तो उसकी एक्सेस ज़्यादा बढ़ेगी। अब एक्सेसिंग के लिए फिशिंग करो, फिजिकली ये पाओ, फिर यहाँ पे इसका रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है, स्वार्मिंग करोगे, फिर उसके बाद उसकी क्लियरिंग के बाद भी ये हो गया। अब फ्लो का देखो किस तरीके से बताया गया है, फ्लो टेम्परेचर का इम्पैक्ट फिर उसकी पॉपुलेशन पे भी है, फ्लो का भी उसका पॉपुलेशन पे उसका इम्पैक्ट है, वाटर क्वालिटी का भी उसकी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट है, और ड्रेजिंग का भी उसके फ्लो पे इम्पैक्ट है, ड्रेजिंग का वाटर क्वालिटी में इम्पैक्ट है। तो जहाँ जैसा नेटवर्क बन रहा है, जैसे जैसे जो लिंकेज बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सारी चीज़ें आप इससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है। एडवांटेज क्या होंगे इसके, इट लिंक एक्शन टू इम्पैक्ट, एक्शन और इम्पैक्ट के बीच में लिंक प्रोवाइड करेगा। इट इज़ यूजफुल टू चेक सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट जो होगा उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप बता सकते हो, मतलब प्राइमरी जो इम्पैक्ट होगा नहीं, सेकेंड ऑर्डर का जो इम्पैक्ट होगा उसको भी बता सकते हो। इट हैंडल्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स दोनों, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एज वेल एज। डिसएडवांटेज क्या होंगे, इट बिकम अ ओवरले कॉम्प्लेक्स इफ़ यूज्ड बियॉन्ड द सिंप्लीफाइड वर्जन, बिकम ओवरली कॉम्प्लेक्स इफ़ यूज्ड बियॉन्ड द सिंप्लीफाइड वर्जन। सिंप्लीफाइड वर्जन से बहुत ज़्यादा करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपका पास एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट है तो उसमें हौच पौच हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना फिर मुश्किल हो जाता है उसमें। इट इज़ अ कम्प्लीटली क्वालिटेटिव इन नेचर, ये होता है। आगे हमारा जो बचेगा ओवरले हो गया जीआईएस बेस का। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।